तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स ऑफ टीपू। यानी टीपू की शख्सियत कैसी थी, टीपू सुल्तान थे कैसे, और उन्होंने अपने हुकूमत के दौरान क्या क्या चीज़ें बनाई, क्या क्या कामयाबियां हासिल की। तो बच्चों टीपू सुल्तान वॉज अवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उन्होंने टीपू सुल्तान जो है गुजरते दौर के नए 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 डेवलपमेंट्स के बारे में उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी। साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो तरक्की हो रही थी उसे वो जानते थे। इसी के तहत उन्होंने बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई, बेंगलुरु प्लेस। ही बिल्ट बेंगलुरु पैलेस एंड समर प्लेस इन श्रीरंगपट्टनम। और उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई थी। इस लाइब्रेरी के साथ साथ उन्होंने बेंगलुरु पैलेस भी बनाया। ये पैलेस आप देख सकते हैं, ये बेंगलुरु पैलेस है, ठीक है, ये मैसूर में है। देखिए इसका नाम बेंगलुरु पैलेस है। और गर्मा के दौरान समर सीजन में रहने के लिए उन्होंने एक दरिया दौलत बनाया था, ठीक है। ये श्रीरंगपट्टनम में है, जो कि मैसूर स्टेट का उस वक्त कैपिटल था श्रीरंगपट्टनम। वहां पे है ये दरिया दौलत। ये दरिया दौलत यानी समर पैलेस, यानी गर्मा में रहने के लिए महल, समर पैलेस, ठीक है। द वॉल्स एंड द पिलर्स एंड द रूफ ऑफ द समर पैलेस आर पेंटेड विथ पेंटिंग्स डिपिक्टिंग हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, ठीक है। यहाँ की जो दीवारें, यहाँ के जो दरो दीवार थे, उस पर टीपू सुल्तान ने इस तरह की पेंटिंग्स लगाई थी, जैसे कि उसमें ड्राइंग्स थे। पेंटिंग्स में वो ड्राइंग जो पहले के दौर के कहानियों की तरफ इशारा देती थी, पहले के दौर के वाक़ये की तरफ इशारा देते थे। उस तरह के ड्राइंग्स उन्होंने इस दरिया दौलत समर पैलेस में बनाए थे। टीपू पुट ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एनरिच हिज किंगडम, ठीक है। अपने हुकूमत को अमीर तरीन हुकूमत बनाने के लिए, अपनी हुकूमत से गरीबी को हटाने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की, बहुत से मशक्क़त उठाई। और उन्होंने अपनी हुकूमत में रेशम के कपड़े बनाने का कारोबार भी शुरू किया। सेरिकल्चर, ही पॉपुलराइज्ड सेरिकल्चर इन द स्टेट। और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आम करा है कि रेशम के कपड़ों का कारोबार शुरू किया जाए। और उसके अलावा अपनी आर्मी को उन्होंने मॉडर्नाइज किया, यानी नए दौर के चीज़ें अपने आर्मी में इस्तेमाल करते, नए दौर के अपने आर्मी के लिए हथियार नए दौर के होते थे। और जंग लड़ने के लिए जो अपने बॉडी पे डिफेंसिंग डिफेंसिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ठीक है, हिफाजत कर अपनी अपनी अपने खुद की हिफाजत करने के लिए जो लोहे का कॉस्ट्यूम पहना जाता है, उसे भी मॉडर्न तरीके से उन्होंने बनवाने लगाया था। ये सारे मॉडर्नाइज टेक्निक उन्होंने शुरू किए। और टीपू सुल्तान ही पहले शख्स हैं जिन्होंने रॉकेट बनाना शुरू किया। टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी ईजाद, उन्होंने रॉकेट बनाया। टीपू सुल्तान इज द फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सेकेंड इज अब्दुल कलाम आजाद, बट टीपू सुल्तान इज द फर्स्ट मिसाइल मैन। मास्टरिंग द टेक्निक ऑफ लॉन्चिंग रॉकेट्स वाज हिज यूनिकनेस। उनकी खासियत ये थी कि वही एक फ्रीडम स्ट्रगल है पूरे इंडिया में जिन्होंने मिसाइल का इस्तेमाल किया ब्रिटिश के साथ के खिलाफ जंग लड़ने में। ओके। और टीपू सुल्तान चूंकि थे तो मुसलमान, लेकिन सारे मजहब की कदर करते थे, सारे मजहब के लोगों के साथ भाईचारगी का सलूक करते। इसकी मिसाल ये दी जा सकती है कि उन्होंने बहुत से हिंदुओं के लिए टेम्पल्स बनाए हैं, ठीक है। और श्रृंगेरी मठ में उन्होंने बहुत सा योगदान दिया है, बहुत सा चंदा वगैरह दिया करते थे, ठीक है। He bought many exchanges in the field sericulture and helped farmers by giving loans which could be repaid in easy installment. उन्होंने सेरिकल्चर के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में और खेती बाड़ी के फील्ड में किसानों को मदद करने के लिए, किसानों को सहूलत पहुंचाने के लिए उन्होंने किसानों को लोन भी दिया, कर्जा भी दिया, जो किसान बहुत आसानी से, बहुत सहूलत से थोड़े थोड़े किस्तों में बादशाह को वापस करते थे। उन्होंने, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में बहुत बड़ी जामा मस्जिद भी बनवाई और अपने वालिद के मज़ार के ऊपर उन्होंने गुम्बद भी बनाई, ठीक है, जिसका नाम है हैदर अली गुम्बद। हैदर अली टॉम्ब ऑफ हैदर अली, एंड मतलब कि हैदर अली की गुम्बद और जामा मस्जिद ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये बहुत बड़े मिसाल हैं टीपू सुल्तान के दौर के कंस्ट्रक्शन की खूबसूरती का। यानी टीपू सुल्तान अपने दौर में बहुत से अच्छे बिल्डिंग्स बनाए हैं, जिसमें जुमा मस्जिद भी शामिल है और उनके वालिद की गुम्बद भी शामिल है।
ओके, ये सारा कुछ था टीपू सुल्तान के बारे में। अब आइए पढ़ते हैं कृष्णराजा वड़ैया थर्ड के बारे में। ये वही कृष्णराजा वड़ैया थर्ड है बच्चों, जो जिनको ब्रिटिश ने मैसूर स्टेट की बागडोर सौंप दी थी टीपू सुल्तान के मरने के बाद। चौथे जंग में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, ब्रिटिश के खिलाफ जब टीपू सुल्तान जंग लड़ रहे थे, तो चौथे जंग में जब मैसूर में टीपू सुल्तान शहीद हुए, तो उसके बाद मैसूर स्टेट को ब्रिटिशों ने क्या किया, कृष्णराजा वड़ैयार के हवाले सौंप दिया। मतलब ये कि मैसूर स्टेट के राजा को राजा कृष्णदेवराय वड़ैयार III को मैसूर के स्टेट का राजा बना दिया गया। अब आइए पढ़ते हैं कृष्णराजा वड़ैयार III के बारे में। हाँ, तो बच्चों, जब ब्रिटिश के साथ चौथी जंग में टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तो उसके बाद ब्रिटिश ने मैसूर का जो स्टेट, जो कि बहुत बड़ा स्टेट हो चुका था, उस स्टेट के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से को ब्रिटिश ने मराठा के हुकूमत में दिया, ठीक है। दूसरे हिस्से को ब्रिटिश ने निज़ाम की हुकूमत में दिया, हैदराबाद के निज़ाम की हुकूमत में। मैं आपको इसका नक्शा बताता हूँ। यहाँ पे मैसूर स्टेट का नक्शा मौजूद है। यहाँ देखिए मैसूर स्टेट, ये जो कलर किया हुआ ये सारा मैसूर स्टेट है, ठीक है। यहाँ का जो हिस्सा था नॉर्थ ईस्ट का, इस हिस्से को निज़ाम ऑफ हैदराबाद को दे दिया गया। और ये नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है, इसे मराठास को दे दिया गया, ठीक है, मराठास को। यहाँ पे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का जो हिस्सा है, इसमें से एक हिस्सा ब्रिटिश ने रख लिया, यानी एक हिस्से पर ब्रिटिश की हुकूमत कंट्रोल कंटिन्यू रहा। बाकी जो लास्ट हिस्सा था, उस लास्ट हिस्से को कृष्णदेवराय वड़ैयार III के हवाले कर दिया गया। ये कृष्णदेवराय वड़ैयार एक्चुअली ये जो कृष्णदेवराय वड़ैयार III थे, ये उस वक्त सिर्फ 5 साल के बच्चे थे, ठीक है। इसीलिए चूंकि 5 साल का बच्चा तो हुकूमत संभाल नहीं सकता था, इसीलिए जब तक वो बड़े ना हुए, दीवान ऑफ मैसूर, पूर्णैया को मैसूर का सदर बनाया गया। दीवान यानी सदर, बादशाह नहीं, सदर बनाया गया। बादशाह अलग होता है, सदर अलग होता है। बादशाह पूर्णैया को मैसूर का सदर बनाया गया। As they felt that Krishnaraja Wadayar III did not properly suppress the revolt of Bidanuru of Shivamogga, they dethroned the king and brought the administration of Mysore under a commissioner. जब कृष्णदेवराय वड़ैयार III बड़े हुए और वो उतने बेहतरीन बादशाह नहीं बन सके, और बिदनूर के साथ जब उनकी जंग हुई, शिमोगा के बिदनूर के साथ जब उनकी जंग हुई, तो उस जंग में हार गए। तो मैसूर के जितने भी बड़े बड़े दीवान से उन्होंने ये सोचा कि ये आगे चलकर मैसूर स्टेट के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर साम्राज्य निकालकर कमिश्नर रखा जाए। यहाँ पर किसी एक बादशाह की हुकूमत को हटाकर, यानी यहाँ पर किसी को बादशाह नहीं बनाया जाए, बल्कि यहाँ पर कमिश्नर को अपॉइंट किया जाए। इसीलिए मैसूर स्टेट को कमिश्नर के हवाले किया गया, यानी मैसूर स्टेट के लिए एक कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ। कमिश्नर का जॉब एक बहुत बड़े एजुकेटेड पर्सन को, काबिल और बहुत बासलाहियत इंसान को मैसूर का कमिश्नर बनाया गया, और वही कमिश्नर मैसूर स्टेट पर हुकूमत कर रहे थे। अब देखिए कमिश्नर की हुकूमत कैसे हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कमिश्नर सर, ठीक है। ब्रिटिश ने कमिश्नर के हवाले मैसूर स्टेट को किया। सबसे पहले कमिश्नर थे मार्क कब्बन, ठीक है, मार्क कब्बन, ये सबसे पहले कमिश्नर थे। इन्होंने 1834 से लेकर 1861 तक मैसूर पर कमिश्नर बने रहे, ओके, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स के लिए, 26 से 27 ईयर्स ये मैसूर के कमिश्नर बने रहे। जब मार्क कब्बन कमिश्नर थे, तो उन्होंने मैसूर स्टेट के लिए बहुत सारे तरक्की के काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि मैसूर स्टेट का कैपिटल बेंगलुरु को बनाया, मैसूर डिस्ट्रिक्ट से निकालकर बेंगलुरु को कैपिटल बनाया। उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने कायम किए, ताकि हर काम को बहुत सलाहियत के साथ, बहुत संजीदगी के साथ, बहुत सलीके के साथ, विथ फुल एफिशिएंसी, फुल ईस्ट एंड यील्ड कंप्लीट किया जाए। इसीलिए मार्क कब्बन ने बहुत से डिपार्टमेंट्स बनाए और हर सिटी को डिस्ट्रिक्ट बनाया।